नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 31 साल पुराने एक मामले में उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और समर्थकों से लेकर विरोधियों तक हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। लेकिन पप्पू यादव को केवल इस गिरफ्तारी तक सीमित रखकर देखना शायद उनके लंबे और विवादों से भरे राजनीतिक सफर के साथ न्याय नहीं होगा। करीब 3 दशक से अधिक समय से सक्रिय सार्वजनिक जीवन में पप्पू यादव खुद को जनसेवा के लिए समर्पित नेता के रूप में पेश करते आते हैं। उन्होंने कई बार दावा किया है कि अपने 34 साल की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच 280 करोड़ रुपए से भी अधिक की मदद बांट चुकी है। ये दावा जितना चौंकाने वाला है उतना ही सवाल खड़े करने वाला भी है। उनके समर्थक इसे उनकी उदारता और जनता के प्रति समर्पण का उदाहरण मानते हैं। वहीं विरोधी इस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी राशि उनके पास आती कहां से है और पूरी वास्तविक संपत्ति उनके पास कितनी है। पप्पू यादव की आर्थिक स्थिति को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन उनसे अधिक संपन्न मानी जाती हैं। उपलब्ध हलफनामों और आंकड़ों के अनुसार पत्नी रंजीत रंजन के पास लगभग 7 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति बताई जाती है, जबकि पप्पू यादव की घोषित संपत्ति और उनकी सामाजिक मदद के दावों के बीच अंतर को लेकर राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ही बहस चलती आ रही है। तो स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे पप्पू यादव के कुल संपत्ति के बारे में और ये राज खोलेंगे। कितने संपत्ति के मालिक हैं पप्पू यादव? करीब 57 साल के हो चुके पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की घोषित संपत्ति और आर्थिक स्थिति को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे पप्पू यादव का नाम जहां एक और जनसेवा और सक्रियता के लिए जाना जाता है, वहीं उनकी संपत्ति और आय को लेकर भी समय समय पर सवाल और जिज्ञासा उठती रहती है। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार पप्पू यादव कुल 1 करोड़ 62 लाख 66 हजार 82 रुपए के संपत्ति के मालिक हैं। उनकी ये संपत्ति चल और अचल दोनों तरह की परिसंपत्तियों को मिलाकर सामने आई है, जिससे उनकी आधिकारिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है और सार्वजनिक जीवन में उनके वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन पर चर्चा होती रहती है। हलफनामे के मुताबिक अप्रैल 2024 तक पप्पू यादव के पास 3,16,000 रुपए नकद मौजूद थे। ये राशि उनकी घोषित चल संपत्ति का हिस्सा है और उनके पास उपलब्ध कैश को दर्शाती है। इसके अलावा उनके बैंक खातों में कुल 30,47,000 रुपए जमा बताए जाते हैं, जो उनकी बचत का प्रमुख हिस्सा माने जाते हैं। उनकी कुल घोषित चल संपत्ति में नकद और बैंक बैलेंस का यह हिस्सा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण भी किया जाता रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पप्पू यादव ने बैंक खातों के अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग स्कीम या किसी दूसरे सरकारी निवेश योजना में कोई निवेश नहीं किया, यानी उन्होंने अपनी बचत को पारंपरिक निवेश साधनों में नहीं लगाया है और उनकी ज्यादातर रकम बैंक खातों और नकद के रूप में ही रखी गई है। चुनावी हलफनामों के अनुसार अलग अलग बैंकों में उनके नाम से लगभग 6,46,000 रुपए की सावधि यानी एफडी भी मौजूद है, जो उनकी वित्तीय जमा का हिस्सा है यानी फाइनेंशियल जमा का हिस्सा है और उनके कुल बैंकिंग संसाधनों में शामिल है। इसके साथ ही पप्पू यादव के नाम पर 7,91,000 रुपए का बीमा भी दर्ज है, जिससे उनकी कुल वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माना जाता है। बीमा पॉलिसी को उनकी व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। आयकर विवरण यानी इनकम टैक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल वर्ष 2023 और 24 में उन्होंने 4,69,000 रुपए आयकर के रूप में जमा किए थे। उनकी घोषित आय, नगद राशि, बैंक बैलेंस,
बीमा और टैक्स भुगतान से जुड़ी ये जानकारी उनकी आर्थिक प्रोफाइल की एक विस्तृत तस्वीर पेश करती है और सार्वजनिक जीवन में उनकी घोषित आय व्यय की झलक देती है। इनोवा, सोना और गुरुग्राम की कमर्शियल प्रॉपर्टीज। पप्पू यादव की चल संपत्तियों के साथ साथ उनकी अचल संपत्ति और दूसरे संसाधनों पर भी अक्सर चर्चा होती रहती है। चुनावी हलफनामे के अनुसार पप्पू यादव के पास खुद की एक इनोवा कार भी है, जिसकी कीमत करीब 7,77,000 रुपए बताई गई है। ये वाहन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा है और हलफनामे में दर्ज प्रमुख चल संपत्तियों में से एक है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले नेता के तौर पर ये कार उनकी नियमित आवाजाही और कार्यक्रमों के उपयोग होने वाली प्रमुख संपत्ति में मानी जाती है। सोना और आभूषण की बात करें तो पप्पू यादव के पास कुल 204 ग्राम सोना मौजूद है। ये सोना उनकी घोषित व्यक्तिगत संपत्ति में शामिल है और चुनावी दस्तावेजों में इसका उल्लेख भी किया गया है। सोने को पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और उनकी कुल संपत्ति में इसका भी अपना एक महत्व है। जमीन और प्रॉपर्टी के मामले में भी उनके पास कुछ अचल संपत्तियां दर्ज है। पप्पू यादव के नाम पर पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक प्लॉट है जो उनकी प्रमुख व्यक्तिगत अचल संपत्तियों में गिना जाता है। वहीं उनकी पत्नी के नाम भी एक प्लॉट दर्ज है जो परिवार की कुल संपत्ति से जुड़ता है। इन दोनों प्लॉट्स को मिलाकर परिवार की अचल संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार होता है, जो उनके आर्थिक प्रोफाइल्स को भी और अच्छी तरीके से दर्शकों के सामने दर्शाता है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव और उनके परिवार के पास कुल 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, जो एनसीआर के गुरुग्राम में स्थित है। बताया जाता है कि साल 2010 में 3,790 स्क्वायर फीट जमीन खरीदकर इनका निर्माण कराया गया था। इन कमर्शियल बिल्डिंग्स को तैयार करने के बाद इन्हें परिवार के प्रमुख अचल संपत्तियों में शामिल कर लिया गया। इस कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए आकी गई है, जो परिवार की कुल अचल संपत्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाती है। गुरुग्राम जैसे एक बिजनेस क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन बिल्डिंग्स की कीमत और महत्व दोनों ही बहुत ज्यादा बताई जाती है। परिवार की कुल संपत्ति के आकलन में इस कमर्शियल बिल्डिंग की भूमिका अहम मानी जाती है और यही वजह है कि पप्पू यादव की घोषित संपत्ति और उनके आर्थिक ढांचे पर चर्चा के दौरान इनका उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। उनकी घोषित आय, चल और अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, बीमा, वाहन, सोना और कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी मिलकर उनके आर्थिक प्रोफाइल को एक और तस्वीर बनाकर देती है, जिसे लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक हलकों में समय समय पर चर्चा होती ही रहती है और इसी के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश भी की जाती है। करोड़ों बांटने का दावा। पप्पू यादव अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बड़ी रकम खर्च की है, लेकिन ये पैसा कहां से आता है, इसका पुख्ता और विस्तृत जवाब उन्होंने खुद भी कभी साफ तौर पर नहीं दिया। हालांकि अलग अलग मौकों पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ उदाहरण जरूर साझा किए हैं, जिनके जरिए वो बताते हैं कि लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्तियां तक बेच दी थी। पप्पू यादव के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए जुटाए थे। उनका कहना है कि महामारी के कठिन दौर में जब लोग रोजगार, इलाज और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल कर सीधा लोगों की मदद में किया था। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान पटना में वो रोजाना हजारों लोगों को खाना और दूध उपलब्ध कराते थे ताकि कोई भी भूखा ना सोए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों की अंतिम संस्कार में भी मदद की है। उनका दावा है कि उस समय कई परिवार अपने परिजनों के अंतिम संस्कार तक के लिए असहाय थे। ऐसे में उन्होंने आगे बढ़कर सहयोग किया। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों के बीच लाखों रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाइयां बांटने की भी बात कही। हाल ही में बिहार में आई बाढ़ के दौरान भी उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर राहत कार्य चलाने का दावा किया था। पप्पू यादव के मुताबिक उन्होंने पूर्णिया में अपनी 5 बीघा जमीन बेच दी थी।
उन्होंने ये भी कहा कि ये जमीन की बिक्री की जानकारी उन्होंने अपनी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन को भी नहीं दी थी। इस जमीन से मिले करीब 3 करोड़ रुपए को उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता, राहत सामग्री और पुनर्वास कार्यों में खर्च करने की बात कही। पप्पू यादव का कहना है कि वो लोगों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी निजी संपत्ति तक दांव पर लगा सकते हैं। एक तरफ उनके घोषित संपत्ति, आय और निवेश का आधिकारिक ब्यौरा है, तो दूसरी तरफ उनके दावे के अनुसार जरूरतमंद पर खर्च की गई बड़ी रकम। इन्हें दो तस्वीरों के बीच पप्पू यादव की आर्थिक स्थिति, उनके दावे और उनकी सार्वजनिक छवि को लेकर सवाल और चर्चाएं लगातार बनी रहती हैं, जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।